स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम यहाँ आपको बायोलॉजिकल साइंस की टोटल 200 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जहाँ हमने अपने पहले वीडियो में 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव को करवा चुका था। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 से, परिचारिका यानी कि नर्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमें सिखाती है। तो ऑप्शन ए में है सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश एवं निर्गम के बारे में, बिल्कुल सही है ये। दवाओं के सूक्ष्म जीवों पर क्रिया के बारे में, बिल्कुल ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्ति से व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों के फैलने के बारे में, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी सही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन का क्षेत्र होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया और वायरस का भी अध्ययन करते हैं, फंगी और ईस्ट का भी अध्ययन करते हैं और रिकेट्सिया का भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? 53 सॉरी। हाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा निमोनिया, ये बैक्टीरिया से होता है, और फंसल्स भी बैक्टीरिया से ही होता है। और ये जो हो गया ना आपको एमियोबियासिस, ये आपका हो गया, ये आपका वायरस होता है, यानी कि कह लीजिए कि ये आपका पैरासाइट्स यानी कि परजीवी से होता है, और वायरस एक परजीवी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप ऑप्शन सी बोथ ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 54, जीवाणुओं की पहचान और उनके उपयुक्त प्रतिजैविक के चुनाव हेतु किए जाने वाला परीक्षण का नाम है। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं पीसीआर टेस्ट। तो आपका ये पीसीआर टेस्ट है, जो कह सकते हैं ये वायरस के परीक्षण में काम आता है, तो ये आपका तो नहीं होगा। और यहाँ कह रहा है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के परीक्षण में, खैर ये तो विषाणु का होता है, तो ये तो नहीं होगा आपका ऑप्शन। और कल्चर टेस्ट यानी कि संवर्धन परीक्षण, ये बिल्कुल सही है, आपका जीवाणु के परीक्षण में उसका उपयोग होता है। और सेंसिटिविटी टेस्ट यानी कि सुग्राहित परीक्षण, ये भी सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने क्षय रोग के जीवाणु की खोज की थी? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट कोच, यानी कि ऑप्शन डी। ये पॉल एंट्रिच है, ये साइड चेन थ्योरी की खोज किया, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कैरी मुलिस, तो ये तो आपका पीसीआर टेस्ट यानी कि जो वायरस का होता है ना, पीसीआर टेस्ट, तो ये उसका खोज किया था। और लुइस पास्चर का तो पता है, इसे तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर ही कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कह रहा है कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है। यहाँ आपका हो जाएगा, यह इसे पहचानने का एक और तरीका है, शॉर्ट में मतलब कुष्ठ रोग को लेप्रोसी का देंगे। यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं कि मायोबैक्टीरियम लेप्रे है, तो इसका ये हो जाएगा, और ये बिल्कुल यही इसका जवाब है। जबकि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये आपका नहीं हो, क्योंकि ये आपका ट्यूबरकुलोसिस का है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी बीमारी है उसके लिए। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, तो ये आपका टेटनस में उपयोग होता है, ये इससे टेटनस फैलाते हैं ये जीवाणु। और विब्रियो कॉलराई, तो ये भी आपका कॉलरा, इस मतलब इस जीवाणु से कॉलरा होते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मायोबैक्टीरियम लेप्रे। क्वेश्चन नंबर 57 को गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं। गोलाकार जीवाणु को क्या कहते हैं? तो गोलाकार जीवाणु कहलाता है आपका कोकाई जीवाणु यानी कि कोकी बैक्टीरिया। सर्पिलाकार जीवाणु नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सर्पिलाकार जीवाणु है ना, वो मतलब गोल नहीं होता, वो मतलब कह सकते हैं इस तरह का सांप को थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होता है। और बैसिलिया जीवाणु भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका लंबा दंड के रूप में होता है, मतलब कह सकते हैं ना वो जो लंबी लंबी स्टिक टाइप से होते हैं, छोटी सी, उस तरह की होती है बेसिलाई बैक्टीरिया। तो आपका हो जाएगा गोलाकार बैक्टीरिया हमेशा कोकी बैक्टीरिया कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58, सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का प्रचलित भौतिक साधन होता है। तो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का भौतिक साधन पूछ रहा है, तो एक्सरे तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सरे हम लोग करवाते ही रहते हैं। तो कभी आपने देखा है कि एक्सरे करने से सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका स्टरलाइजेशन का है, इससे स्टरलाइजेशन होती है, मगर ये जो कि आपका केमिकल साधन कह सकते हैं, ये केमिकल एजेंट है। और यहाँ पूछ रहे हैं भौतिक साधन यानी कि फिजिकल एजेंट, तो यहाँ पूछेगा ऑप्शन सी है उसमें। ऑप्शन डी कोई नहीं तो होगा ही नहीं। सूक्ष्मजीव को हटाने का यांत्रिक साधन यानी कि मैकेनिकल मीन्स। तो सूक्ष्मजीव को हटाने का मैकेनिकल मीन्स एक मतलब यहाँ पर एक ही है, फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन से हटाया जा सकता है। खुरचने से सूक्ष्मजीव को नहीं हटते हैं, ना ही तलछटीकरण से हटते हैं, क्योंकि ये आपका मैकेनिकल मीन्स नहीं है, ओनली होगा आपका फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। क्वेश्चन नंबर 60, वह जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो इंडोस्पोर्स है ना, ये नहीं हो, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और सेम स्पोर्ट्स के साथ भी वही हाल है, एरोबिक जीवाणु के साथ भी वही हाल है, इसे भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो एनारोबिक है ना, एनारोबिक, ये आपका ऐसा जीव है जो आपका इस तरह के एनारोबिक जीवाणु जितने भी तरह के होते हैं ना, वो उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन डी, एनारोबिक। जन्म से पहले की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं, ये जन्म से पहले नहीं होता। पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी नो, ये भी नहीं होता। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कभी हम आप लोग को इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इसका जिक्र करेंगे। ये पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि माँ से बच्चों में आती है। और ऑप्शन डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, स्टेफाइलोकोकस होता है। तो स्टेफाइलोकोकस जो आपका है, इसमें से कौन है? तो दंडाकार और श्रृंखला में उगने वाले नहीं, इसे स्टेफाइलोकोकस नहीं कहते हैं, इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। गोल और गुच्छे में उगने वाले बिल्कुल सही है, क्योंकि गोल और गुच्छे में उगने वाले को ही स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। गोल और जोड़ों में उगने वाले तो नहीं होता है, क्योंकि गोल और जोड़े में जितने भी उगते हैं वो डिप्लॉकी कहलाते हैं। और बकरिए एवं जोड़ों में उगने वाले, तो ये आपको बकरिए में जितने थे ये वाइब्रेट टाइप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपका हो गया। चलिए, इम्यून रिस्पॉन्स में भाग लेने वाले ब्लड प्रोटीन होते हैं। तो ब्लड प्रोटीन यहाँ पे आपका ये है, ग्लोबुलिन। बाकी आपका ये एल्बुमिन हो गया, थ्रोम्बिन हो, ये सब आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, ये ब्लड प्रोटीन नहीं है। कि हेमोग्लोबिन तो है जो आपको ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। तो आपके यहाँ पहुँचेगा ऑप्शन बी, बाकी ये सब नहीं होगा कोई। संक्रमण नियंत्रण होते हैं। संक्रमण नियंत्रण किससे होता है? स्नानगृह की सफाई करने से। बिल्कुल सही बात है, साफ सफाई रखेंगे तो संक्रमण जरूर कंट्रोल होगा। पोछा लगाने से, ये भी सही है आपका। हाथों को धोना, ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहलाता है? संक्रमण। तो ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल में जो होता है ना आपका नोस्कोमियल संक्रमण होता है, यानी कि नोस्कोमियल इन्फेक्शन। ऑप्शन ए। पैथोजेनिक संक्रमण आपका हो गया, ये आपका जो संक्रमित करने वाले जीवाणुओं से होता है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन। और नोस्कोमियल इन्फेक्शन जो होता है आपका हॉस्पिटल में साफ़ सफाई नहीं रहा, पेशेंट रहता है उधर, और फिर आपका पेशेंट का कुछ संक्रमित, उसका अगर घाव है तो उससे निकलने वाले स्राव हो गया, उसका कुछ कपड़े किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तो फिर इस तरह का मतलब हॉस्पिटल में तो पता ही होगा। और बाकी के इससे आपका नोस्कोमियल इन्फेक्शन फैलता है। तो पैथोजेनिक तो नहीं होगा, क्योंकि ये
रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से होता है। क्रॉस इन्फेक्शन उसे कहते हैं ना जो मतलब एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैल जाता है। अब जैसे कि सामने मेरे को संक्रमित व्यक्ति है, मैं उसके सामने बिना मास्क के चला गया, बिना हाथ में ग्लव्स पहने उसे छू दिया और वापस से फिर मैंने खुद को भी उसी तरह छू दिया, तो क्रॉस इन्फेक्शन इसे ही कहते हैं। एक से मतलब तुरंत दूसरे में फैलना। और ये तीव्र संक्रमण आपका हो जाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब बिल्कुल फास्ट, सबसे फास्ट होता है ये तो ये इन्फेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि अस्पताल में सिर्फ एक ही होता है। ये आपका तीव्र इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन आपका कहीं भी हो सकता है। और पैथोजन तो खैर आपका सूक्ष्म जीवों से होता है जो स्पेशली रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनसे होता है। जीवित टीकों का उपयोग कर लिया जाता है, तो चेचक और क्षय रोग का नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इस सब में आप कह सकते हैं जीवित नहीं होते हैं, ये टीके जीवित नहीं कहलाते क्योंकि इस तरह के चेचक और क्षय रोग या फिर चेचक और आंत्र ज्वार इस सब में आपका होता है क्या कि इन सब का टीका बनाने के लिए इस चेचक हो गया या फिर जिस भी बीमारी हो गया उसके जीवाणु को या तो पूर्णतः ख़त्म करके उससे बनाया जाता है या फिर उस जीवाणु को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया जाता है, मतलब ना के बराबर नहीं बोलने जीवित रहने की आशंका होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका हाल ही में कोविड-19 का टीका, जहाँ कुछ टीकों में प्रयोग किया गया था आपका कि कोरोना वायरस को ही मतलब इतना वीक कर दिया गया था कि मतलब कह सकते हैं आप उसे कि वो बिल्कुल नाकान था। तो उसी तरह का होता है, तो ये सब नहीं होता। फिर खसरा और गलसुआ पित्त ज्वर का, तो यहाँ पर इस टीकों को बनाने के लिए ना जीवित सूक्ष्म जीवों को उपयोग किया जाता है, तो वह आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आइए 67 देखते हैं। टीके बनाए जाते हैं, तो मृत रोगाणुओं से बिल्कुल सही बात है, मृत रोगाणुओं से टीका बनाया जाता है। दुर्बल किए गए रोगाणुओं से बिल्कुल सही बात है, तो क्या आपका ऑप्शन सी दोनों ए प्लस बी है। जीवित टीकों का उदाहरण समझा जाता है, तो टाइफाइड वैक्सीन नो, ओरल पोलियो वैक्सीन सॉरी, हाँ तो ये जीवित वैक्सीन हो गया आपका। और डीपीटी वैक्सीन भी नहीं होगा और हेपेटाइटिस बी भी नहीं होगा। ऑटोक्लेव में निम्न पदार्थों से निर्जीवीकरण होता है, रासायनिक कारक द्वारा नो। ऑटोक्लेव में एक मशीन है जहाँ पर आपका दाब सहित जलवाष्प द्वारा उसका स्टरलाइजेशन करता है, लेकिन निर्जीवाणुकरण करता है। यूरेनियम से भी नहीं होगा आपका। मनुष्य में संचारी रोगों का प्रकोप होता है, तो मनुष्य में संचारी रोगों का प्रकोप आपका होता है किससे होता है, तो अंतःश्वसन द्वारा बिल्कुल सही है क्योंकि जितने भी आपका संक्रामक रोग होते हैं और वो सब संचरण किस तरह से फैलता है, तो अंतःश्वसन द्वारा बिल्कुल सही है। सांस से फैलता है, आहरण द्वारा छूने से या फिर किसी तरह संपर्क में आने से फैलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इजी क्वेश्चन था। कौन सा जीवाणु डिप्लोक्की नहीं है, यानी कि डिप्लोकोकाई नहीं है, तो यहाँ पे होगा आपका कौन सा जीवाणु नहीं है, तो न्यूमोनिया नहीं, ये डिप्लोक्की नहीं है। गोनेरिया ये भी नहीं होता। विब्रियो कॉलेरा ये आपका गोलाकार जीवाणु होता है, यानी सॉरी गोलाकार नहीं, डिप्लोकोकाई जीवाणु, क्योंकि ये आपका गोल होता है ये लेकिन जोड़ों में होता है साथ में, सॉरी सही थे गोलाकार ही होता है पर जोड़ों में भी होता है साथ में। मोनिंजाइटिस जीवाणु भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। धूमीकरण यानी कि फंगिगेशन के हेतु किसका उपयोग नहीं करते हैं, अल्ट्रावाइट किरणें का, बिल्कुल सही है क्योंकि फंगिनेशन में अल्ट्रावाइट किरणों का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ आपको होगा ऑप्शन ए। बाकी इथाइल ऑक्साइड नहीं होगा, फॉर्मेलिन की गोलियाँ नहीं तो और नहीं फॉर्मल्डिहाइड होगा क्योंकि इस सब का उपयोग होता है आपका फंगिगेशन में। टीकाकरण के कारण होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया कौन सी है, तो टीकाकरण अगर आप कभी करवाने जाते होंगे या फिर किसी मरीज को देखे होंगे तो होता है क्या कि जब किसी को टीका लगाया जाता है तो किसी किसी को तो सूट कर जाता है वो, पर अगर किसी किसी को सूट नहीं करता है ना, तो एट ए टाइम उसी टाइम पे जो स्थानीय प्रतिक्रिया मतलब हॉस्पिटल में पड़ रहा है या जिस जगह पे भी टीका पड़ उस जगह पर उसे तुरंत क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, तो यहाँ पर टीका स्थल पर दर्द होता है, बिल्कुल सही बात है। बस पेशेंट ने टीका लगवाया, उसे टीका कुछ समय बाद से अगर शूट करना होता तो उसे थोड़ा सा दर्द हो जाएगा उस जगह पर,
तो ये सही होगा। घाव हो सकता है कि आप टीका लगाने के बाद तुरंत वहाँ पे जख्म टाइप से बनना शुरू हो जाए, क्योंकि सभी की स्किन अलग अलग होती है, सेंसिटिव होती है, तो इस सब में थोड़ा टाइम लगता है। ये सब आपको स्थानीय प्रतिक्रिया के रूप में देखने को मिलेगा। और टीका स्थल पर उभार, जी बिल्कुल, अगर आप टीका देते किसी को अगर होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, एक फोफलेट टाइप का मतलब वहाँ पे उभार हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा उस जगह पर, तो ये भी सही होगा। तो ये सारे स्थानीय प्रतिक्रिया है आपका, मतलब ये तुरंत देखने को मिलेगा। पर ये ज्वर है ना, जो आपका फीवर, तो ये जो फीवर है आपको हो सकता है कि अभी वो पेशेंट घर गया हो या उसे एक दिन नहीं, मतलब 3 दिन 4 दिन बाद उसे फीवर आया हो, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी, ए सी और डी नहीं होगा, क्योंकि ए सी और डी आपका स्थानीय प्रतिक्रिया है और बी आपका थोड़े कुछ देर बाद होता है। आप कह सकते हैं घर जाने को बाद, या भी हो सकता है कुछ घंटों बाद भी हो सकता है, या फिर कुछ दिन बाद भी इसका असर देखने को मिलता है। तो रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण कौन होता है? तो रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण आपको होता है वार्म एंड डार्क, मतलब गर्म जगह और अंधेरा जो जगह हो, उधर जीवाणु आसानी से फैलते हैं। बाकी कई बार तो आपने देखा होगा या फिर आपने अपने सिलेबस में ही पढ़ा होगा कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज करते हैं। तो ये सबसे, क्योंकि लाइट्स वगैरह जीवाणु को वृद्धि करने में मदद नहीं करती है, कहीं कहीं तो ये कुछ टाइप की लाइट होती है ना जो आपको जीवाणु को ख़त्म करने में मिलती है, ख़त्म करने में सहायक होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें। तो का ऑप्शन बी, वार्म एंड डार्क। किसी रोगाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश, रोगाणु के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। पानी, ये आवश्यक नहीं होता है आपका। ऑक्सीजन, ये भी आवश्यक होता है। और पोषण, ये भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सी डी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन बी, पानी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर की हर रचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा जहाँ पर शरीर की हर रचनाओं का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ भी सिंपल सी बात है, हम लोग शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं, उसी का टॉपिक, मतलब कह लीजिए उसी शाखा का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। यहाँ पे होगा आपका एनाटॉमी। काइटोलॉजी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आपका सेल का अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में। हिस्टोलॉजी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम आपका टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिजियोलॉजी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम आपका शरीर की क्रिया विज्ञान, मतलब शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, क्रिया मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, एनाटॉमी। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के अंगों के कार्यों तथा उनमें होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तभी हम बताएं फिजियोलॉजी में ही आपका इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता होता है। तो ए, फिजियोलॉजी। बाकी तो बताया हुआ पर काइटोलॉजी सेल और हिस्टोलॉजी पर टिश्यू। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये सब देखा हुआ है, अब जल्दी कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव आपका रिपीट होने वाले हैं और कुछ समझाया हुआ है, तो अब तेजी में सब देखते हैं क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव करने हैं, फिर वीडियो भी लॉन्ग नहीं करना है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, तो ये आपका होता है साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर आपको हिस्टोलॉजी। शरीर के वे अंग जो एक ही तरफ पाए जाते हैं तो असिमेट्रिक, जो दोनों तरफ पाए जाते होंगे वो सिमेट्रिक कहलाता होगा। पर इनकी पोस्टीरियर पश्चवर्ती, जो इनके पीछे की तरफ एंटीरियर अग्रवर्ती आगे की तरफ। मूत्र का पीएच वैल्यू होता है, तो यूरिन का पीएच वैल्यू आपका हो जाएगा 4.5 से 8, कहीं कहीं 4.6 भी रह सकता है आपका, 4.6 से 8। तो मतलब ये भी सही होगा क्योंकि 4.6 से 8 पीएच वैल्यू भी होता है। या 4.5 4.6 में खैर ज़्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी अगर रहा तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ तो खैर कन्फर्म है कि आपका 8 तक ही होता है, तो 4.5 से 8 होगा। चलिए आगे तेजी से निकालते हैं। संधियों के बे घुमाव जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कहलाएगा सरकमडक्शन, यानी कि पर्यावर्तन। संधियों के बे घुमाव जिसमें
समान तरह से एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती है आपको फ्लेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी गुहिकाएँ कैविटीज बच्चे गुहा में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेल्विक कैविटी, क्योंकि ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के एरिया में पाई जाती है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उधर। बाकी प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी और मीडियास्टिनियम, ये तीनों चेस्ट में होते हैं, यानी कि ये तीनों यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी पेल्विक कैविटी। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है उदरीय गुहा, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी। बाकी ये सब नहीं होगा आपका। कोशिका का बाहरी आवरण जो प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका कहलाता है वो सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कोशिका के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? शरीर के हिस्सों की मरम्मत, उत्सर्जन या शोषण। तो यहाँ पर आपका कोशिका का सभी होगा, क्योंकि सभी चीज़ें उत्सर्जन के रूप में पसीना, शोषण कहते हैं ना, वो छोटे रोम होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन का जरूरत के अकॉर्डिंग वो लेती रहती है। और शरीर के हिस्सों की मदद भी होती है, क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा टूट गया, टूटा फूटा हो गया या फिर कहीं कट गया तो उसे सेल रिपेयर करती हैं। समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है। तो समसूत्री विभाजन यहाँ पे इसमें 2 सेल बनती हैं, पुत्री कोशिकाओं में 2 सेल बनती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं की संख्या सिर्फ 2 होती है। अब समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था? 19 समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेलोफेज, यानी कि टेलोफेज की अवस्था में क्रोमोसोम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये सब किसमें होता है? समसूत्री विभाजन में। नए जन्मे शिशु में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो जो नया छोटा सा बच्चा कितना क्यूट लग रखने में, वो आपका उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। सरली ऊतक उपकला यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऊतक नहीं पाया जाता है। तो किसमें आपका हो गया? सरली सल की ऊतक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाए आपका गुर्दे की नलिकाओं में, ट्यूबल्स ऑफ द किडनी, जहाँ आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सरल घनाकार उपकला ऊतक यानी कि सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपका सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम भी आपका गुर्दे की नलिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, वह ऊतक जो मूत्र व मूत्रवाहिनियों के भीतरी भित्ति पर पाया जाता है तथा मूत्राशय में के भरे होने पर यह फैलता है, तो ये आपका हो जाता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि फेलोपियन नलिका में। और बाकी ये सब आपको हम कभी रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे तो उधर आपको सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, उसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी एग्जाम के भी उसको करवा रहे हैं, तो आपका कह सकते हैं फ़िलहाल 1 से 1.5 माह बचे होंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपका देख सकते हैं कि पंजाब का भी एक नर्सिंग का एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं MP हो गया, UP हो गया, जल्द ही ये सब का आ जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म। तो टेंशन लेना नहीं है, बस बने रहिए और मन से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता है क्या ना कि जो बच्चे बाहर के हैं या अदर स्टेट के हैं, उन्हें थोड़ा सा लगता है कि अगर वो कंटिन्यू कॉलेज नहीं करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर होगा। पर सब कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम को ईजी क्लियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए 97, रक्त ब्लड एक प्रकार का ऊतक है। तो ब्लड आपका हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक।
रक्त प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, तो एल्बुमिन सही है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ग्लोबुलिन ये भी सही है। फाइब्रिनोजिन ये भी सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी है, तो 3 ही होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन। तो ये सबको ध्यान में रखिए, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव घुमा कर ही पूछा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 2 अलग अलग नाम दिया रहे और प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो एक ध्यान में रखिएगा तो फिर वहाँ पे मार सकते हैं टिक। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन आपका थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। वो प्लाज्मा प्रोटीन जो सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका सबसे अधिक कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्बुमिन। रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, तो रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं होता है आपका वाइट ब्लड सेल, WBC। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 101। ग्रेनुलोसाइट कोशिका नहीं है, तो ये आपका होगा ऑप्शन बी मोनोसाइट्स। ये कोशिका होता है आपका, ग्रेनुलोसाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102। रक्त के मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त के मुख्य कार्य बांधना सही, स्थानांतरण भी होता है, शारीरिक तापमान को नियंत्रण का ऑप्शन डी सभी। रक्त समूह जो यूनिवर्सल रेसिपिटेंट के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी रक्त समूह है, जो आपका यूनिवर्सल होता है। ये आपको इजली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन बाकी का आपका हो गया ऑप्शन, मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये रेयर होता है। मैं बताऊं आपको, तो जो ए बी पॉजिटिव होता है ना, ए बी पॉजिटिव, इसका 66.3 6.3% लोगों में पाया जाता है। ए है जो कि आपका 35.7% लोगों में पाया जाता है। सॉरी 35.7%। और ओ है आपका 37.4%। 37.4%। और बी आपका पाया जाता है 8.5% लोगों में। तो ए बी है पॉजिटिव, ये आपको पाया जाता है 3.4%। और ये मैं आपको पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, सारी ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए आपका था 35.7। तो ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिटेंट इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि आपका ए बी पॉजिटिव है ना, जिसमें सभी मतलब ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यानी कि इन सभी का ब्लड ग्रुप ये सेट कर लेता है। जिसका ए बी है उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका किसी भी इंसान का ये ब्लड ग्रुप ये ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हो सकेगा ओ ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जिसका भी हो पॉजिटिव, मतलब ओ में वो कह रहा था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, तो यहाँ पे आपका ओ पॉजिटिव मतलब सॉरी ओ ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं, क्योंकि ये सेट हो जाता है ज़्यादा अधिकांश लोगों में। क्वेश्चन नंबर 105। रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल में ऊतकों की बनी हुई परतें पाई जाती है, जो कौन सी होती है, तो ब्लड वेसल में जो उसकी परतें बनी होती है ब्लड वेसल्स के टिश्यू के द्वारा, तो वो आपका होता है ट्यूनिका एडवेंटिया, बिल्कुल सही है। ट्यूनिका मीडिया ये भी सही है। ट्यूनिका इंटीमा ये भी सही तक होगा, ऑल ऑफ द एबव। हृदय की आंतरिक परत कौन सी होती है, तो एंडोकार्डियम ये आंतरिक होती है, ये मध्य परत होती है, और ये पेरिकार्डियम आपका बाहरी परत होती है। भ्रूण काल में दोनों अलिंदों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, वो कहलाता है, तो उस टाइम को जो वो कहलाता है फोरामेन ओवेल।
मिट्रल वाल्व को एक अन्य नाम से भी कहा जाता है, तो यह कहता है बाइस्पिड वाल्व, बाइस्पिड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 109, हृदय के राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच जो का पार्ट पाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। जो मतलब हृदय के होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है, और इसका दूसरा नाम अभी देखते हैं। इसका दूसरा नाम आपका मिट्रल वाल्व भी होता है, MITRALVALVE। हृदय को आपूर्ति कौन करता है? तो जब का हार्ट होता है ना, उसको कौन सी आर्टरी यानी कि धमनी ब्लड देती है? तो उसको कोरोनरी आर्टरी देती है धमनी। यकृत के द्वारा होने वाला रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो यकृत के द्वारा आपका पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। सिस्टमेटिक आपका मतलब शरीर के ऑर्गन्स और टिश्यू से होता है, और पल्मोनरी आपका लंग्स के साथ होता है, पल्मोनरी। हृदय में संकुचन की तरंग सर्वप्रथम आरंभ होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। हृदय में संकुचन की तरंग सबसे पहले एस नोड में होती है, और एस नोड को साइनस नोड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है। एस नोड को दूसरा नाम तो साइनस नोड। हृदय के संकुचन की तरंग सर्वप्रथम सबसे पहले एस नोड में आती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 113, हृदय की तरंगों का प्रवाह निम्न क्रम में होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस नोड से पुरकिंजी फाइबर्स, फिर एवी नोड, उसके बाद एवी बंडल। तो ये आपका सही क्रम है, इसे नोट कर लीजिएगा। हृदय की तरंगों का प्रवाह निम्न में से कौन सा क्रम होता है? जनरली ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव कम आता है, लेकिन आ गया ना तो ऐसा है कि ये आपका नंबर गेन करवा देगा, क्योंकि जिससे भी याद रहेगा आपका मैक्सिमम बच्चा इसको छोड़ कर आएगा। क्योंकि सोचते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ध्यान में, लेकिन क्या दिक्कत है, एक बार से ध्यान में रखकर चलिए। एस नोड, पुरकिंजिस फाइबर्स, एवी नोड एंड एवी बंडल, यानी कि हृदय की तरंगों का प्रवाह का क्रम ये होता है, ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 114, बंडल ऑफ हिस के नाम से जाना जाता है। तो बंडल ऑफ हिस के नाम से किसे जानते हैं? बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं एवी बंडल। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है बंडल के रूप में, तो एक ही एवी बंडल। एवी नोड को गेट कीपर कहते हैं। गेट कीपर। इस नोड को आपको कहते हैं साइनस, अभी बताया था। और ये आपका परकिंजिस फाइबर कहलाता है आपका फैक्टोमीटर, नहीं फेस मीटर, हाँ सॉरी, FACEMETE। सॉरी गाइस, अभी फ़िलहाल राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है लिखने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फेस मीटर है। एवी नोड ऑल्सो नोन एज गेट कीपर, एंड एस नोड ऑल्सो नोन एज साइनस, SINUS। इसे मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। SINUS। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। निम्न से कौन सा स्टेज हृदय चक्र में नहीं होती है? तो कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल आपका हृदय चक्र में नहीं होता, तो ऑप्शन डी। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की सबसे बड़ी प्रथम धमनी है, तो ऑर्टा यानी कि महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 117, कोइक्लिक प्लेक्सस की शाखा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी रीनल आर्टरी यानी कि ब्रिकिया धमनी। कोइलिक प्लेक्सस की शाखा नहीं है। एब्डोमिनल ऑर्टा की शाखा नहीं है, तो एब्डोमिनल ऑर्टा की शाखा पर कोरोनरी आर्टरी नहीं है। मृत लाल रक्त कोशिका का भक्षण होता है, तो आपका मृत लाल रक्त कोशिका का भक्षण स्पिनल में होता है। क्वेश्चन नंबर 120,
लसिका पर्व का बाहरी आवरण है, यानी कि लिम्फ नोड का बाहरी आवरण कौन सा होता है? तो लिम्फ नोड का बाहरी आवरण आपका कैप्सूल होता है। क्वेश्चन नंबर 121, यानी कि आपका हो जाएगा आपका कैप्सूल। और लिम्फ नोड का रंग, तो लिम्फ नोड का रंग आपका नहीं होता है, कलरलेस होता है। जो लिम्फ फ्लूइड है ये कलरलेस होता है। शरीर की सबसे बड़ी लसिका है, यानी कि लिम्फ नोड ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये भी आपका होगा स्प्लेन। लसिका तंत्र का कार्य होता है, तो लसिका तंत्र का कार्य आपका होता है कौन सा होता है? तो परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करना, बिल्कुल सही बात है। पोषण क्रिया में भी भाग लेती है। ऊतकों में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को रक्त में ले जाती है, इनका ऑप्शन डी सभी। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में समान श्वसन दर होती है, यानी कि जो श्वसन दर होती है स्वस्थ व्यक्ति में तो क्या होती है? 16 से 20 प्रति मिनट होती है, यानी कि एक आदमी 16 से 20 वो सांस लेता है छोड़। स्वर यंत्रणा के लैरिंक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम है ध्वनि उत्पन्न करना। लैरिंक्स का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना। चलिए, तो आज का यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का आगे का हम कल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में लाएंगे और उसमें पूरा ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें बचा हुआ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और मेहनत करते रहेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिए।